हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी मैनेजमेंट सीरीज कर रहे हैं, ये हमारा 5th लेक्चर है और इसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग पार्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको ऑर्गेनाइजिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को पूरी फॉलो कर ली तो आप डेफिनेटली आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जाम और सीएसआईआर जैसे एग्जाम्स के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप ऑलमोस्ट 90% ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। साथ में मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। और मैंने इसके अलावा काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आईबी, एसीआईओ और एफकेट जैसे एग्जाम्स को मैंने निकाला है। ठीक है, अगर आपको मेरा डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने अपना इंटरव्यू ऑलरेडी डाल रखा है अपने प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। साथ में अब इस टॉपिक के बारे में हम आराम से पढ़ते हैं। तो हमने प्लानिंग तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। जब आपने सब कुछ चीज़ें प्लान कर लिया तो अब सेकेंड स्टेप क्या आता है? ऑर्गेनाइज करना। आपको हर एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसको ग्रुप करना है, फिर एक अच्छे बंदे को जो कि उस स्किल्स में एप्ट है, जिसके पास वो प्रॉपर स्किल है, उसको टास्क एलोकेट करना है। मतलब डिस्क्रीट चीज़ों को, चीज़ें बिखरी पड़ी है उसको समेटना और फिर उसको सही सही डायरेक्शन में जमाना और फिर उस चीज़ों को ऐसे बंदे को देना जो उस चीज़ में माहिर हो। ये होता है प्रॉपर इजी भाषा में अगर कहें तो ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इससे कुछ प्रोसेस होते हैं। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है टास्क को, फिर उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। आपने टास्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, साथ में उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। फिर उसको एक प्रॉपर डिपार्टमेंट को देना होता है। डिपार्टमेंट जैसे कि मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असाइन आपने कर दिया, एचआर वाला बंदा एचआर में हो गया, ऑपरेशंस वाला बंदा ऑपरेशंस में कर रहा है, फाइनेंस वाले बंदे फाइनेंस के पार्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसे, और स्ट्रैटेजी वाला बंदा स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो ऐसे आपने पूरे टास्क को सबसे पहले डिस्क्रीट टास्क को एक ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज के बाद एक प्रॉपर डिपार्टमेंट में उसको असाइन किया, फिर उसके बाद उसमें एक ड्यूटीज़ आपने असाइन करी, उस डिपार्टमेंट में क्या क्या आपको ड्यूटीज़ परफॉर्म करना है, और एक स्किलफुल बंदे को वो टास्क दे दिया। तो आप समझ गए दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अब हम इसके नोट्स बनाते हैं। दोस्तों, आपको भी मेरे साथ नोट्स लिखना है ताकि आप लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में खास तौर पे आप लोग डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हर एक एस्पिरेंट्स का यही दिक्कत होता है। तो वो आपको एलिमिनेट करने के लिए आपको मेरे साथ साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping the work to be performed। ठीक है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी and authority and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। ठीक है, ये एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, या एक और आप डेफिनेशन लिख लो दोस्तों, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ, थोड़ी इजी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग the activities of the
enterprise and establishing authority relationships among them। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इन दोनों डेफिनेशन में से आप, ये थोड़ी इजी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब तो आप समझ गए थे, जो मैंने जैसे कि मैंने समझाया आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप्स, अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो क्या क्या आप स्टेप्स फॉलो करते हो? स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं? तो पहला स्टेप होता है दोस्तों, आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ उसको। आइडिया होता है ना, तो आइडे होता है इसमें, आइडे ये स्टेप्स होता है, आइडे। ठीक है, याद करने का तरीका आइडे। तो आइडे में आई से क्या होगा? आई से कर लो आप लोग, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहला होता है। दूसरा डी से क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब क्या आएगा? ए, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और फोर्थ आएगा establishing authority and reporting relationships। तो 4 स्टेप्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया आपका वर्क क्या होगा, उसके बाद उस वर्क को डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रोडक्ट को बेचना है, आपने एक ई कॉमर्स साइट खोली है, उसको आपको चलाना है। तो ई कॉमर्स में सबसे पहले आपने क्या किया कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट को बेचेंगे। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक टीम होगी, आईटी टीम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक टीम होगी, जिसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, एसटीपी जो होता है। फिर वो स्ट्रैटेजी की जो टीम होगी, एक जो स्ट्रैटेजी बनाएगी कैसे बेचना है, कौन से मार्केट में हमें एंटर करना है। तो कैसे करोगे आप? एक मार्केट रिसर्च करोगे, उसमें आप बताएंगे कि लोगों की इनकम क्या है, हमारे कौन से एज ग्रुप के लोग इन प्रोडक्ट्स को लेंगे या उसको लाइक करेंगे। ठीक है, कौन से वर्किंग क्लास पीपल है और कितनी इनकम है, एज ग्रुप क्या होगी, जेंडर क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से एरिया में रहते हैं। तो ये सब आपका जो होता है रिसर्च वर्क होता है। फिर इसकी एक टीम होती है, फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की टीम होती है कि हम लोग कौन से मार्केट में घुसे। ठीक है, फिर एचआर टीम होती है जो आपके रिक्रूटमेंट पे ध्यान देगी। फिर एक मैनेजरियल टीम होती है। तो ऐसे करके आप क्या करते हो, आप सारे टास्क को डिवाइड कर देते हो और उसके बेसिस पे लोगों को आपने असाइन कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। वही जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट, एचआर का अलग डिपार्टमेंट, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च का अलग डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट अलग हो गया आपका। ठीक है, सब डिपार्टमेंट आए, फिर उसमें उस डिपार्टमेंट में आपको ड्यूटीज असाइन करनी है। आईटी वालों को बोलोगे भाई आपको सर्वर बनाना है उस ई कॉमर्स वेबसाइट का, स्ट्रैटेजी वालों को बोलोगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है। तो आपने असाइनमेंट किया किसका, उनको बताया उनकी ड्यूटीज़ क्या है। फिर उसके बाद उनको अथॉरिटी दो उनको। ठीक है, अथॉरिटी दो। फिर उनकी रिलेशनशिप्स बताओ कि उनको किनको रिपोर्ट करना है। जैसे अब मार्केटिंग मैनेजर है तो उनके अंडर जो एसओज होंगे, सेल्स ऑफिसर होंगे, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? अपने इमीडिएट एएसएम को रिपोर्ट करेंगे, एरिया सेल्स मैनेजर को। एरिया सेल्स मैनेजर आपके रीजनल सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, वो फिर अपना वीपीस को रिपोर्ट करेंगे। ऐसे करके आपको बताना है कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों, IDAE, स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में IDAE याद रखो, ईडे या आइडिया था IDAE करके याद रख लो। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं
आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये अपना फर्स्ट प्रोसेस है। तो इसके बारे में चलो दोस्तों कुछ लिख लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। डिवाइडिंग वर्क, जो इट इन्वॉल्व्स identifying and and dividing work that has to be done in accordance with previous determined plans. The work is divided into manageable activities so that duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employees। ठीक है, पहला समझ गए दोस्तों क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रोसेस हमारा, सेकंड स्टेप जो होता है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब वर्क डिवाइड हो गया तो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आप ग्रुप कर दो। ठीक है, तो लिख दो, वंस वर्क हैज़ बीन divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. Such sets facilitate specialization। ठीक है, this process is known as डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, चलेगा, इजी है। अब दोस्तों हम लोग थर्ड वाले स्टेप में जानते हैं कि वो होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, अब लिखो इसको, once departments have been formed, ठीक है, each of them is placed under
each of them is placed each of them is placed under the charge of an individual. ठीक है. Jobs are then allocated. Jobs are then allocated. ठीक है. To the members of each department. To the members of each department according to their skills and competencies. ठीक है, समझ गए. डिपार्टमेंट बन गया, जॉब एलोकेट हुई, उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग एलोकेशन हो जाता था डिपार्टमेंट का. एक मिनट यहाँ इसको अच्छे से कर देता हूँ. राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा राइटिंग अपना बहुत ख़राब रहा है पहले से ही. ठीक है, अब फोर्थ स्टेप देख लेते हैं दोस्तों. establishing authority and reporting relationships. ठीक है, तो इसमें लिख लो आप, each individual should know who he has to take orders from and to whom he is accountable. ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसको उसे रिपोर्ट करना है, किससे वो ऑर्डर लेगा. ठीक है, वो एक होना चाहिए. तो एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अपना हो गया. अब जानते हैं दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, स्टेप्स हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ये हमने देखा. अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. तो दोस्तों जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम ये चीज़ अभी तक जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि यार जो वर्कर्स होते हैं ना, जो डिपार्टमेंट्स वो काम कर रहे होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स काम कर रहे हैं. अब किसी इंसान को अगर आप उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दोगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी होती है वो हमेशा बढ़ेगी. ठीक है, क्वालिटी बढ़ जाती है. फिर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है. अगर जैसे मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ और मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली लोग जो देखेंगे उनको अच्छा लगेगा. पर कोई एक नॉन टीचर बंदा अगर आके पढ़ाएगा तो उतना मज़ा आपको नहीं आएगा. एक क्लियरिटी होती है दोस्तों. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप्स की भी क्लियरिटी होती है, क्योंकि उसे पता होता है इंडिविजुअल को कि उसे किसको रिपोर्ट करना है, कौन उसका इमीडिएट मैनेजर है, कौन सुपरवाइज़र है उसका, तो उसे पता होता है. साथ में उसे ये भी पता होता है कि उसके टास्क उसको क्या परफॉर्म करना है, और इजीली चेंज को अडाप्ट कर जाते हैं. अगर आपकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होती है, आपका रिसोर्सेज का यूज़ भी अच्छे से होता है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे. एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है. रिलेशनशिप्स भी अच्छी हो जाती है आप एक साथ काम कर रहे होते हो तो ये सब कुछ इनके इम्पोर्टेंस होते हैं. ठीक है, हम ये एक एक करके देखते हैं. अभी तक को आपको ब्रीफ ओवरव्यू तो मिल गया होगा. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है भाई. सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है, आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इससे आपकी. सेकंड, क्लियरिटी इन दी वर्क रिलेशंस. क्लियरिटी
क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस। फोर्थ, एडेप्टेशन टू चेंज, एडेप्टेशन टू चेंज, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर सिक्स्थ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आप लोग का मेन मकसद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट अर्न करना, एक्सपैंड करना, ग्रोथ करना। तो उतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है ना, जिस हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को करते हो, उस हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे हम लोग का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, हम लोग कुछ अभी हम लोग की टीम थोड़ी सी बड़ी हो रही है, हम लोग कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं, अभी ला रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छी शिक्षा मिल पाए, आप लोग को अलग अलग एग्ज़ाम्स की आप लोग की तैयारी करने में मदद हो पाए। और वो ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो एग्ज़ाम निकाले हुए हैं या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब कैसे आपने स्ट्रक्चर डिसाइड किया? दो टाइप से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हो। वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो अपना अलग एक फंक्शन कर रहा होगा, वो एक सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेट डिपार्टमेंट आपने बना दिया। एक हो गया R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसका आपने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। फिर परचेजिंग का डिपार्टमेंट आपने अलग बनाया। तो हर एक अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं और उन लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है आपका क्या, और वो सब लोग एक को रिपोर्ट कर रहे होंगे जो कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो वो एक हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर एक आता है दोस्तों आपका, एक आता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, उसके प्रोडक्ट कैटेगरीज तो बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, माइट भी वो सीमेंट में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, सीमेंट में अलग ऑपरेट कर रहा है, और यहाँ स्टील्स में अलग ऑपरेट कर रहा है, साथ ही साथ वो सोप्स वगैरह में भी ऑपरेट कर रहा होगा। ऐसी कंपनीज भी हो सकती है जिनमें कोई रिलेशन इतना ज़्यादा हो नहीं रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे में जो मार्केटिंग टीम है, अगर वो अलग अलग अपना काम करने लग जाए, फाइनेंस की टीम अलग अलग काम करने लग जाए, तो डिफरेंट होगा ना। आपको मार्केटिंग, हर एक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अलग तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल आप सीमेंट की मार्केटिंग अलग कर रहे होंगे, उनके चैनल्स अलग अलग होंगे, उसमें माइट भी डायरेक्ट मार्केटिंग का रोल ज़्यादा होता होगा सीमेंट्स में। ठीक है। और सोप्स वगैरह में आप डेफिनेटली दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, ई कॉमर्स के चैनल को ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें आप फंक्शनल जैसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस अलग है। इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पर हर एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएंगे। समझे डिफरेंस? तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, जब आपकी जो कंपनी होती है वो डाइवर्सिफाइड हो, डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान दे रही हो, है ना। तो ये होता है अपना। तो चलो अब देखते हैं ये सब चीज़ों को, टेंशन मत लो, बढ़िया आराम से समझ में आ जाएगा। आई गेस अभी तक का समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक मिनट। इट इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, एन
effective an effective structure an effective structure will result in increased profitability of the enterprise. ठीक है. The need for an adequate organization structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जब छोटा होता है तब आपको उसकी वैल्यू माइट भी पता ना चले, बट जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होते जाती है, जब चीज़ें बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली यू रिक्वायर गुड सेट्स ऑफ मैनेजमेंट पीपल, यू रिक्वायर अ वेल स्किल सेट्स ऑफ मैनेजर्स हु कैन मैनेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. ठीक है. क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होगा ना, प्रॉपर मैनेजर्स नहीं होंगे अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डेफिनेटली आप फेल ही हो जाएंगे. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा मैनेजमेंट. तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ जाएंगे. टाइप्स दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से कंपेयर करते करते. ठीक है. टाइप्स, तो पहला टाइप है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे. पहले डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया से. फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है. पहला टाइप है फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो अगर आपको इसको ढंग से समझना है तो एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं. ये क्या हो गया आपका मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया. फिर आपका HR आ गया, ह्यूमन रिसोर्स. मार्केटिंग आ गया. ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया, थर्ड डिपार्टमेंट. वैसे आपके पास एक परचेज का एक आ गया, ऑपरेशंस का. ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए और वो सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर को. सेकंड देखते हैं हम लोग सिर्फ अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना. स्ट्रक्चर देखते हैं अपना डिविजनल. ये यूजुअली मिक्स होता है डिविजनल फंक्शन का. डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है, तो सबके लिए आपको मार्केटिंग अलग अलग से होती है, सबके लिए HR अलग होगा, सबके लिए रिसर्च अलग होगा. हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको करना होगा. ये स्ट्रक्चर तब सही है जब आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ना हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर. बट डिविजनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा, जो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गए, तो डेफिनेटली आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम लोग देख लेते हैं ये कैसा दिखता होगा. मैनेजर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर. एक मिनट. फुटवेयर,
स्किन केयर। देखो इसमें आप देख रहे हो प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसी कैसी है। आप सबके लिए एक टाइप की मार्केटिंग तो नहीं कर सकते, है ना। तो सब में आपने डिवीजन कर दिया। अब यहाँ पे आप फंक्शन लगा दो बस, HR सब में आएगा ये। मैं सीमेंट्स का बस आपको गारमेंट्स का बता रहा हूँ, गारमेंट्स का बता रहा हूँ। HR मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस। ठीक है, समझ गए दोस्तों, फंक्शनल और डिविजनल। अब हम लोग इनके डिफरेंस देखते हैं बढ़िया से। समझ में तो अब आपको आ ही गया होगा, डिफरेंस के थ्रू अब हम इन्हें समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। तो इजी ही है दोस्तों, टेंशन मत लो ज़्यादा, टेंशन नहीं, कोई बात ही नहीं है। बेसिस फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए इतना। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना लेते हैं बढ़िया वाली, यहाँ पे भी एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा बीच में लिख देते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लिखते हैं हमारे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लिख दो भाई। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस, इसका डिविजनल का, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस। चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मेशन देख लिया। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसमें आएगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल होगा। ये होगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एक हो गया फंक्शनल, एक हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, समझा, कोई दुख दर्द तकलीफ इसमें। फिर हो गया मैनेजरियल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आएगा डिफ़िकल्ट, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है टॉप मैनेजमेंट में। डिफ़िकल्ट फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि हर एक फंक्शनल जो मैनेजर होता है वो अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। इसमें होता है इजी ऑटोनॉमी रहती है इसमें, ऑटोनॉमी प्लस चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरीज के अलग अलग रहते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के जो इश्यूज होते हैं वो भी कम हो जाते हैं इसमें। अगर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफरेंट होगी और अगर आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर अपना लिया है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केटिंग टीम क्या क्या कुछ कर रही होगी। ओवरलैपिंग की चांसेस कितनी ज़्यादा हो जाएगी, वेस्ट की चांसेस कितनी ज़्यादा हो जाएगी। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरीज वाले अपना अपना मार्केटिंग टेक्निक्स को लगाने के लिए एम्फेसाइज करेंगे। ऑपरेशंस चीज़ें काफ़ी
वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसमें वेस्ट बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर हम देखते हैं इसमें कॉस्ट। कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट होता है इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें ये हो जाता है कि मार्केटिंग की जो टीम होती है या ऑप्सल्यूट टीम होती है, वो अपना अपना कॉस्ट अलग अलग रखती है। ठीक है, सबका कॉस्ट एक वेल डिफाइंड हो जाता है, फिक्स हो जाता है फंक्शनल में, क्योंकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट अलग ही आएगी, वो एक प्रॉपर अलग सेगमेंट होगा। ऑपरेशन का कॉस्ट प्रॉपर अलग बनेगा। पर डिवीजन में क्या होता है, थोड़ा सा जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफरेंट हो गई, तो मार्केटिंग टीम अपना अपना प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा बहुत कॉस्ट लगा लेती है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी दो प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक ही चैनल पे अपना प्रमोशन करना चाहिए था, बट उन लोग अपने अपने कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग कर लिए, थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ जाता है उसमें। इसमें कॉस्ट थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, तो इकोनॉमिकल इसमें हो जाता है कॉस्टली। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट हमारा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसमें, डिफ़िकल्ट। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी होगा जब आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज, आप हमेशा प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से सोचना। जब प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफरेंट हो जाएगी तो सबको अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी होगी, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन कम होगा। बट इसमें अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से इन लोग ऑटोनॉमस हो जाते हैं, ऑटोनॉमी इनको मिल जाती है, इन लोग अपने हिसाब से मल्टीपल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होगी, तो ईजी रहेगी। लिख दो, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज, कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज। ठीक है, आया समझ में दोस्तों, किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ इसमें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी वे से मैंने आपको समझा दिया है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आई होप आप लोग को कोई भी प्रकार के डाउट्स नहीं होंगे इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप लोग को काफ़ी इजी क्रिस्प वे से और काफ़ी इफेक्टिव वे से समझ में आ गया होगा। इसके मैं PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार ही हमें मोटिवेट करेगा। अगर आप लोग ये देखेंगे नहीं तो फिर हमें भी वो मज़ा नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपको ऐसा कंटेंट आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में ढंग से मिलेगा। मैंने ऑलरेडी फाइनेंस भी पढ़ा दिया है RBI ग्रेड बी के लिए, और अब ये मैनेजमेंट सीरीज़ अब तो खैर RBI ग्रेड बी के साथ साथ CSIR के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं CSIR के एग्ज़ाम्स बस हाल ही में स्केड्यूल है, जो कि 5 से 20 फरवरी के बीच में हो जाएगी। तो आप खुद जानते हैं सीरीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों बिना देरी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।